युद्ध की सर्वोच्च कला दुश्मन को बिना लड़े ही वश में कर लेना है, ये sun Tzu ने कहा था। नमस्ते। हाल ही में दुनिया ने एक तरह से राहत की सांस ली जब ऐसा लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा टल गया है। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक ईरान पर हमले की धमकी दे रहे थे, वो अचानक से पीछे हट गए। तो दुनिया को तो यही बताया जा रहा है कि तनाव कम हो गया है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वे कुछ ऐसे सुराग दे रहे हैं जो इस कहानी पर गंभीर सवाल उठाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो हम एक पहेली देख रहे हैं जिसके टुकड़े दुनिया के सामने बिखरे पड़े हैं। और आज हम उन्हीं टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज हम जिस सवाल की गहराई में उतरेंगे वो ये है, क्या ये शांति एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? मतलब, क्या ये एक डिसेप्टिव काम है? एक भ्रामक शांति। बिल्कुल। सार्वजनिक रूप से शांति की बात करना असल में किसी बड़े सैन्य अभियान के लिए सबसे बेहतरीन कवर हो सकता है, और हमारे स्रोत बताते हैं कि ईरान के मामले में शायद यही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाल के घटनाक्रम को देखते हैं। जी। 2 जनवरी को जब ईरान में वो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। हाँ, कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में अमेरिकी ऑपरेशन ईरान पर नहीं बल्कि वेनेजुएला पर हुआ। और उसके बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। हाँ, और ईरानी शासन की जो बासीज यूनिट्स हैं, उन्होंने गोलियों से जवाब दिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार तो 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर भी ट्रंप ने ईरानियों को प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित तो किया, लेकिन फिर हजारों मौतों के बावजूद वो सार्वजनिक रूप से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत महत्वपूर्ण स्रोतों से आश्वासन मिला है। हाँ, कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को मारना बंद कर दिया है। और फिर अचानक दुनिया का ध्यान ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर चला गया। ऐसा लगा जैसे खतरा टल गया। लेकिन यहीं पर इतिहास हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमने ये फिल्म पहले भी देखी है? बिल्कुल, यहीं पर वो भ्रामक शांति वाली बात आती है ना। एकदम सही। अगर हम इतिहास देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी ठीक इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया है। आप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात कर रहे हैं? जी, जून 2025 का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उस समय ईरान इजराइल के बीच एक तरह का प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। 19 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो ये तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय लेंगे कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल के हवाई अभियान में शामिल होगा या नहीं। हाँ, जिससे दुनिया को लगा कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले। कूटनीति के लिए अभी भी 2 हफ्तों का वक्त है। ठीक, यही संदेश दिया गया। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। उनके इस बयान के सिर्फ 2 दिन बाद 21 जून को 7 अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। सिर्फ 2 दिन बाद? और धोखे का स्तर देखिए। जिस समय B-2 बॉम्बर्स मिजोरी से असल हमले के लिए उड़ान भर रहे थे, उसी समय एक डिकॉय फ्लाइट यानी धोखा देने वाली उड़ान को पश्चिम में प्रशांत महासागर की ओर भेजा गया। अच्छा, ताकि ईरानी खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट्स को लगे कि ये तत्काल हमले की तैयारी नहीं है, बल्कि विमानों की एक सामान्य तैनाती है। एकदम सही। ये क्लासिक मिसडायरेक्शन था। बाद में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी की। किस बात की? कि वो जो 14 दिन की समय सीमा थी, वो जानबूझकर ईरान को एक झूठे सुरक्षा बोध में रखने के लिए दी गई थी ताकि वे लापरवाह हो जाएं। 1 मिनट, व्हाइट हाउस ने बाद में खुद ये माना कि 14 दिन की समय सीमा एक धोखा थी? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये सिर्फ सैन्य धोखा नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी था। उन्हें ये यकीन दिलाना कि उनके पास सोचने का वक्त है और फिर अचानक हमला कर देना। तो क्या ये माना जाए कि ईरान पर हमला करने की धमकी से सार्वजनिक रूप से पीछे हटना तेहरान को एक बार फिर उसी तरह धोखे में रखने की कोशिश है? यही सवाल है। तो अगर इतिहास इस पहेली का पहला टुकड़ा है, तो दूसरा और शायद सबसे बड़ा टुकड़ा तो जमीन पर दिख रहा है। हाँ, मिलिट्री बिल्डअप। एक तरफ राष्ट्रपति कह रहे हैं सब शांत है, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम चुपचाप फारस की खाड़ी में एक पूरी जंगी फौज भेज रहा है। और हमें यह समझना होगा कि सेंटकॉम क्या है। ये अमेरिकी सेना की वो कमान है जो पूरे मध्य पूर्व के ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है। और पिछले 2 हफ्तों में सेंटकॉम ने जो तैनाती की है वो अभूतपूर्व है। बिल्कुल। आधिकारिक तौर पर इसे तैयारी कहा जा रहा है, आक्रामक नहीं। लेकिन इसका पैटर्न हमें वेनेजुएला ऑपरेशन और खासकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले की याद दिलाता है। तो चलिए इस सैन्य जमावड़े को क्षमताओं के हिसाब से देखते हैं। सिर्फ जहाजों और विमानों की गिनती नहीं, बल्कि ये मिलकर क्या कर सकते हैं।
नौसेना से शुरू करें। जरूर। नौसेना की तैनाती में सबसे बड़ा संकेत है यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मूवमेंट। ये तो एक पूरा तैरता हुआ सैन्य अड्डा है। F-35C, FA-18 जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ। और ये हिंद महासागर से फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने ऑपरेशनल सुरक्षा के लिए अपना AIS ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया है। मतलब ये डार्क हो गया है, अपनी लोकेशन छिपा रहा है ताकि इसकी गतिविधियों पर कोई नजर न रख सके। जी, ये किसी सामान्य गश्त का तरीका नहीं है, ये एक आक्रामक कदम की तैयारी का साफ संकेत है। और भी कुछ है? हाँ, एक और कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश अटलांटिक में सक्रिय है और अटकलें हैं कि ये भी मध्य पूर्व की ओर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के पास 2 अमेरिकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होंगे, जो किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए जरूरत से ज्यादा ताकत है। बिल्कुल। और फारस की खाड़ी में पहले से ही 2 अमेरिकी विध्वंसक और 3 माइन काउंटर मेजर जहाज मौजूद हैं। समुद्री सुरंगों को साफ करने वाले जहाज। जी, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई नौसेना की बात। हवा में क्या हो रहा है? हवा में भी वैसी ही कहानी है। 18 जनवरी को ब्रिटेन के एक एयरबेस से 12 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू जेट जॉर्डन में तैनात किए गए हैं। ये तो लंबी दूरी तक हमला करने में माहिर हैं। हाँ, पर असली कहानी इन लड़ाकू विमानों में नहीं बल्कि उनके सपोर्ट सिस्टम में छिपी है। मतलब? हमारे स्रोतों के अनुसार KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, मतलब हवा में ईंधन भरने वाले विमान, और C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो जेट की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। और ये वही ईंधन भरने वाले टैंकर हैं जिन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में मुख्य भूमिका निभाई थी। एकदम सही। उन्होंने ही तो B-2 बॉम्बर्स को अमेरिका से ईरान और वापस लगभग 18,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान भरने में सक्षम बनाया था। तो ये टैंकर्स लंबी दूरी की आक्रामक क्षमता का लॉजिस्टिकल आधार है। बिल्कुल। इनके बिना आप अमेरिका से मध्य पूर्व तक लगातार बॉम्बर मिशन नहीं चला सकते। तो जब आप इनकी संख्या बढ़ते हुए देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि तैयारी किसी छोटे मोटे हमले की नहीं है। ये एक सतत और बड़े पैमाने पर हवाई अभियान की तैयारी लग रही है। जी। ठीक है, तो नौसेना और वायुसेना दोनों एक बड़े हमले की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सूची में जमीनी और रक्षात्मक संपत्तियां भी थीं, और यहीं पर ये पहेली और भी उलझ जाती है ना? हवाई हमलों के लिए टैंकों की जरूरत तो नहीं पड़ती। और यही सबसे महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। अमेरिका जानता है कि किसी भी हमले का जवाब ईरान मिसाइलों और ड्रोन हमलों से देगा, खासकर इजराइल और इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर। बिल्कुल। तो इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिकी और इजरायली मीडिया दोनों में रिपोर्टें हैं कि अतिरिक्त पेट्रियट मिसाइल बैटरी और थैड सिस्टम को तेजी से इस क्षेत्र में भेजा जा रहा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो टैंकों की तैनाती है। हाँ, कुछ रिपोर्टों के अनुसार M1 एब्राम्स टैंक और M2 ब्रैडली लड़ाकू वाहन भी इस क्षेत्र में पहुंचाए गए हैं। ये तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लक्ष्य शायद सिर्फ ईरानी ठिकानों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। यही तो बात है। जब आप टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां देखते हैं तो ये साफ इशारा है कि जमीनी दखलंदाजी, मतलब ग्राउंड इंटरवेंशन की भी योजना बनाई जा रही है। तो पहेली के टुकड़े अब जुड़ रहे हैं। 1, धोखे का पिछला रिकॉर्ड। 2, एक विशाल सैन्य जमावड़ा जिसमें नौसेना, वायुसेना और सबसे महत्वपूर्ण जमीनी सेना की तैयारी शामिल है। ये सिर्फ कुछ जवाबी हमलों जैसा बिल्कुल नहीं लगता। तो फिर असली मकसद क्या हो सकता है? क्या यह कुछ और बड़ा करने की तरफ इशारा है? यहीं पर हम पहेली के अंतिम और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। एंड गोल क्या है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप सार्वजनिक रूप से पीछे हटने के बाद भी अपने सलाहकारों से ईरान का खिलाफ निर्णायक यानी डिसाइसिव सैन्य विकल्पों की लगातार मांग कर रहे हैं। तो ये निर्णायक परिणाम क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ ईरान के सैन्य और परमाणु बुनियादी ढांचे को कुछ सालों के लिए पीछे धकेलना है, या लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है? हमारे स्रोत सत्ता परिवर्तन या रेजीम चेंज की संभावना की ओर इशारा करते हैं। और ये जो जमीनी तैयारी है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। हाँ, अगर लक्ष्य सिर्फ सीमित हमले करना होता तो शायद इतने बड़े पैमाने पर जमीनी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर लक्ष्य तेहरान में सत्ता परिवर्तन है तो सिर्फ हवाई हमलों से काम नहीं चलेगा। उसके लिए जमीनी ऑपरेशन की जरूरत होगी। जी, और इस योजना में एक बाहरी किरदार की भी भूमिका हो सकती है। आप ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यह एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं जो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका में रह रहे हैं। और हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईरान की सड़कों पर पहलवी वापस आएंगे
जैसे नारे काफी लोकप्रिय हुए हैं। हाँ, ये बताता है कि ईरान के अंदर एक तबका है जो मौजूदा शासन के विकल्प के रूप में उन्हें देख रहा है। रिपोर्टों के अनुसार वो देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। शायद एक बाहरी आक्रमण के बाद बनने वाली नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए। ये एक संभावना है। और इस पूरे समीकरण में इस क्षेत्र का एक और बड़ा खिलाड़ी है इजराइल। उनका रुख भी बहुत साफ है। हाँ, और उनका आकलन बहुत ही चौंकाने वाला है। कैसे? इजराइल के वाइनेट न्यूज आउटलेट के अनुसार यरूशलेम में निर्णय लेने वालों का मानना है कि अगर एक सैन्य अभियान से ईरानी शासन का पतन हो सकता है तो इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाने को भी वो तैयार हैं। कितनी बड़ी कीमत? रिपोर्ट में कहा गया है कि एक एक्सट्रीम सिनेरियो में ईरान और उसके सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह की तरफ से 700 मिसाइलों का हमला भी एक स्वीकार्य और सार्थक कीमत होगी। 700 मिसाइलें, ये एक स्वीकार्य कीमत है। ये तो सोचने में भी डरावना है। इससे पता चलता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। उनका मानना है कि अगर ईरान का मौजूदा शासन गिर जाता है तो ये कीमत न केवल स्वीकार्य है बल्कि लंबे समय में फायदेमंद भी है। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ें तो पहेली की तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ शांति की सार्वजनिक बयानबाजी, जो शायद एक भ्रामक शांति की रणनीति है, और दूसरी तरफ युद्ध की एक जबरदस्त और बहुआयामी तैयारी है जिसमें जमीनी हमले तक की योजना शामिल है। हमारे सामने जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि सार्वजनिक कूटनीति शायद एक छलावा है, जबकि असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। और इसका अंतिम लक्ष्य शायद सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन करना हो सकता है। सैन्य रणनीति से परे सोचने वाली बात यह है कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर ये ऑपरेशन होता है और ईरान में सत्ता बदल जाती है तो उसके बाद का मध्य पूर्व कैसा दिखेगा? क्या ये स्थिरता लाएगा या इराक और लीबिया की तरह दशकों तक चलने वाला एक और संघर्ष को जन्म देगा? और भारत जैसे देशों के लिए इसके क्या मायने होंगे, जिनकी ऊर्जा सुरक्षा और लाखों नागरिकों का भविष्य इस क्षेत्र से जुड़ा है? यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। इस तरह के किसी भी बड़े सैन्य अभियान के भू राजनीतिक परिणाम बहुत दूरगामी और अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, इतिहास हमें बताता है कि मध्य पूर्व में सत्ता परिवर्तन के प्रयास अक्सर अनपेक्षित और विनाशकारी परिणाम देते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि क्या अमेरिका और इजराइल ये युद्ध जीत सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या वे उसके बाद की शांति को संभाल पाएंगे। इस तरह के और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें।